What's up? My name is Vishta and I welcome you all to yet another session of the Hindu Analysis. आज क्योंकि फ्राइडे है तो हम देखने वाले हैं कि पिछले ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग आवर वेरी ओन न्यूज़पेपर व्हिच इज द हिंदू. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो भाई हेडलाइन ही काफी ज्यादा चर्चे में रह चुकी है विच इज सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि वॉचिंग चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल इज एन ऑफेंस. इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है बट फाइनली एक क्लियर स्टैंस या एक क्लियर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दे दी है जो काफी ज्यादा पहले एम्बिगुअस था, मतलब पता नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी इस चीज के ऊपर. इसी चीज को क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मंडे को और होल्ड किया है दैट व्यूइंग इन प्राइवेट में भी या फिर डाउनलोडिंग या फिर स्टोरिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग, पोजेसिंग और इवन डिस्प्लेइंग क्या चीज एनी काइंड ऑफ पोर्नोग्राफिक एक्ट्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन can attract a criminal liability under कौन सा act? This act was enacted specifically for protecting children from sexual abuse. इसका नाम ही है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट, POCSO एक्ट, और उसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. इन दोनों एक्ट्स के अंदर क्रिमिनल लायबिलिटी उस इंसान पे लगाई जा सकती है जिसको पाया जाता है प्राइवेट में भी, नॉट जस्ट इन पब्लिक, प्राइवेट में भी इफ ही हैज स्टोर्ड, इफ ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ ही इज वॉचिंग, इफ ही इज डाउनलोडिंग और किसी भी तरीके का डिस्प्ले कर रहा है एनी काइंड ऑफ पोर्नोग्राफी विच इज रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. ये जो वर्डिक्ट है ये बेसिकली एक अपील फाइल की गई थी बाय जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस. ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये अपील किसने फाइल की थी. सो इट वाज फाइल्ड बाय जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस. एक एनजीओ है ये, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. किसके अगेंस्ट अ मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन. मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन था. बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला था कि सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के पास पाया जाता है, मतलब पोजेशन में है या किसी ने स्टोर करके रखा है any kind of pornographic material, it was not an offense under the act. तो मद्रास हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल की थी. कहां पे? सुप्रीम कोर्ट ने. किन्होंने की थी? जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने की थी इस रिपोर्ट को फाइल, इस अपील को फाइल, जिस पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है. ठीक है. हाई कोर्ट हैड कंक्लूडेड दैट वॉचिंग और डाउनलोडिंग पोर्नोग्राफिक एक्ट्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन प्राइवेट डोमेन्स वाज नॉट अ क्राइम. काफी ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया था जब ये डिसीजन हाई कोर्ट का आया था. बहुत 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 बैकवर्ड और रिग्रेसिव डिसीजन था ये हाई कोर्ट का, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था. बट सिंस इट वाज अ डिसीजन, इसके अगेंस्ट अपील फाइल की गई. जो 3 जज बेंच था, अगेन हेडेड बाय आवर वेरी ओन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने इसकी सुनवाई की. फाइनली उनका ये कहना था कि सेक्सुअल एक्ट वाज ओनली द बिगिनिंग ऑफ चाइल्ड विक्टिमाइजेशन. की ये जो सेक्सुअल एक्ट है ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत सारे इस तरीके के और भी ऑफेंस थे. टू कोट देम व्हाट दे सेड वाज इट कंटिन्यूज थ्रू इट्स रिकॉर्डिंग एंड परपेचुएट्स एज फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस दैट फ्लोड थ्रू साइबर स्पेस. कि ये जो एक्ट है ये तो सिर्फ शुरुआत है या बिगनिंग है, फिर ये धीरे धीरे करके परपेचुएट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलता है बहुत सारे जरियों के थ्रू, जैसे कि फोटोग्राफ, वीडियोस. साइबर स्पेस में एक चीज बोलते हैं ना, एक चीज जो साइबर स्पेस में कभी चली गई वो कभी वहां से डिलीट नहीं हो सकती. आप कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं किसी कोने में वो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी. वंस समथिंग हैज रीच्ड साइबर स्पेस, फ्रीली एक्सेसिबल टू एनीवन हु हैज द एबिलिटी टू सर्व द इंटरनेट. की एक बार ये साइबर स्पेस पे चली गई तो हर इंसान जो इंटरनेट सर्व करना जानता है उसके लिए फ्रीली एक्सेसिबल है. The knowledge that their abuse is being watched by countless strangers, sometimes years after the actual event, exacerbates the psychological wounds on top. Basically उनका ये कहना है कि जो victims होते हैं of child sexual abuse, उनको ये जो knowledge होता है ना कि वॉट एवर हैपन टू देम, उनके साथ जो भी हुआ वो आज भी कोई देख सकता है. हो सकता है सालों पहले ये अब्यूज उनके साथ हुआ हो, सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो, लेकिन सालों बाद भी उनके दिमाग में ये जो नॉलेज है कि वो चीज साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करती है और आज भी शायद कोई ना कोई मेरे बारे में या मुझसे रिलेटेड ये चीज जानता है या देख रहा है. इससे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट या चोट पहुंचती है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती और इंसान की, उस बच्चे की कभी भी नॉर्मल लाइफ वो लीड नहीं कर सकता. तो मेन बेसिक जो चीज थी जिसके पीछे ऑब्जेक्टिव था इसको बैन करने का या इसको क्रिमिनलाइज करने का, इज दिस ओनली. दिस परपेचुएटिंग वायलेट्स
वायलेशन डिप्राइव्स द विक्टिम ऑफ एनी रिमेनिंग होप और चांस टू हील, कि एक तो उनके साथ इतनी बड़ी जो घटना हो गई वो तो है ही, एक चोट वो है, उसके साथ साथ ये जो परपेचुएट हो रहा है साइबर स्पेस में, मतलब अब घूम घूम के फैल फैल के अलग अलग जगहों पे जा रहा है, इससे उस जख्म की भरपाई भी नहीं हो पाती। सालों बाद अगर कोई इंसान होप कर रहा है कि फाइनली दे आर होपिंग फॉर अ हीलिंग या दे आर होपिंग फॉर अ नॉर्मल लाइफ, वो लीड नहीं कर पाएंगे अगर ये चीज साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करती है तो। और हम कैसे रोक सकते हैं उसको एग्जिस्ट करने से? क्रिमिनलाइज करके, लोगों को डर लगे कि भाई अगर वो इस तरीके की चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्टोर करते हैं, परपेचुएट करते हैं, किसी भी तरीके से डिस्प्ले करते हैं, तो उनके अगेंस्ट बहुत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, देन दे विल स्टॉप। दैट इज द एंटायर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्रिमिनलाइजिंग इट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अर्ज्ड पार्लियामेंट टू सीरियसली कंसिडर अमेंडिंग द पॉक्सो एक्ट टू सब्स्टिट्यूट द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी विथ चाइल्ड सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल, और SCEAM। ये पहले भी इस चीज के ऊपर बात हो चुकी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा लॉ हमारा लेजिस्लेचर बनाती है यानी कि पार्लियामेंट, कोर्ट के पास फाइनली एडजुडिकेट करने का पावर होता है, कोर्ट लॉ नहीं बना सकती। तो कोर्ट उस टाइम पे इंटरप्रेट कर सकती है, डिसीजन दे सकती है, लेकिन अल्टीमेटली हाथ पैर जोड़ के कोर्ट ने पार्लियामेंट से ही कहा कि प्लीज इसके ऊपर अमेंड करें। पॉक्सो एक्ट जो पहले से एग्जिस्ट करता है ना, उसमें जो टर्म यूज हुआ है इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बस। अब बहुत सारी कंफ्यूजन यहीं आ जाती है और बहुत सारे लोग यहीं बच जाते हैं कि भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसको क्लैरिफाई करने के लिए आप एक काम क्यों नहीं कर देते कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो वर्ड है उसको रिप्लेस कर दो SCEAM से, क्योंकि ये और ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन देगा और स्पेसिफिक डेफिनेशन देगा। रिप्लेस कर दो SCEAM, जिसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल, एनी काइंड ऑफ। अब पोर्नोग्राफी में कई लोग टेक्निकलिटी या डेफिनेशन की वजह से बच जाते हैं कि यार ये तो पोर्नोग्राफी नहीं थी, तो हम बोलते हैं कि क्यों ना डेफिनेशन डाल दी जाए एनी काइंड ऑफ जो सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल है या एनी काइंड ऑफ मटेरियल विच अमाउंट्स टू अब्यूज, वो उस डेफिनेशन में आ जाए। बेसिकली कोई भी एक्ट जो उस डेफिनेशन में आएगा विल बी क्रिमिनलाइज्ड। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन टू कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट। तो गवर्नमेंट को एक ऐसा ऑर्डिनेंस बनाना चाहिए, बनाना, प्रोमलगेट सेम थिंग ओनली। इन द मीन टाइम कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती ना तब तक प्रेसिडेंट इन द मीन टाइम कोई लॉ ऑर्डिनेंस के फॉर्म में पास कर सकते हैं, फिर वो ऑर्डिनेंस फाइनली लैप्स हो जाता है, पार्लियामेंट जब उस पर फाइनल प्रॉपर लॉ बना देती है। पार्लियामेंट को लॉ बनाने में टाइम लगता है, दोनों हाउसेस पास से बिल पास होता है, फिर जाके प्रेसिडेंट का अप्रूवल होने के बाद फिर एक्ट बनता है ना। तो तब तक के लिए क्या किया जाए, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को एक ऑर्डिनेंस बनाना चाहिए इन द मीन टाइम टू ब्रिंग अबाउट द सजेस्टेड अमेंडमेंट, कि जब तक फाइनल लॉ में चेंज नहीं हो जाता तब तक क्यों ना अमेंडमेंट लाके ये छोटा सा चेंज गवर्नमेंट कर देती है। ठीक है, किसके थ्रू करेगी गवर्नमेंट? थ्रू एन अमेंडमेंट। तो दिस इज द सजेशन। ओके, अच्छा जम्मू कश्मीर असेंबली पोल्स चल रहे थे, इनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन हम लेटर ऑन बाद वाले न्यूज़पेपर में जिसमें फाइनली पोल्स हो चुके होंगे उसमें डिस्कस करेंगे, देन दैट विल मेक मोर सेंस। अच्छा, इजराइल लेबनान में वॉर चल रहा है, हमने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था। आफ्टर स्ट्राइक्स किल 356 इजराइल टेल सिविलियन इन लेबनान टू मूव आउट ऑफ डेंजर। इजरायली एयर स्ट्राइक बहुत बड़े लेवल पे हुई थी जहां पे लेबनान में काफी सारे लोग मर गए, 356 पीपल एंड लेफ्ट ओवर 1200 पीपल इंजर्ड। कहां पे? लेबनान में। द लेबनीज गवर्नमेंट इन डेडलीस्ट क्रॉस बॉर्डर एस्केलेशन सिंस गाजा वॉर इरप्टेड। ये जो इजराइल गाजा वॉर चल रहा है इसी का एस्केलेशन ही होता जा रहा है धीरे धीरे करके, ये जो कंट्रीज आपस में भिड़ रही हैं। तो इस एयर स्ट्राइक को माना जा रहा है दिस इज द डेडलीस्ट एयर स्ट्राइक जो वॉर शुरू हुआ था उसके बाद से। तो यहाँ पर बेसिकली जो गवर्नमेंट है इजराइल, उनका ये कहना था दैट इट हिट अबाउट 1300 हिजबुल्ला साइट्स। अच्छा, जैसे हमास वर गाजा में मिलिटेंट ग्रुप्स बसे हुए थे, इन सबको एक तरीके से ईरान फंडिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनके, तो और ये सारे के सारे इजराइल को अपना दुश्मन कंसिडर करते हैं। तो लेबनान में जो है वो हिजबुल्ला है, फिर हमास है, फिर हाउतीज या हूतीज जिनको बोला जाता है वो है, ये सारे प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। तो अब इजराइल इन सबको टारगेट करके धीरे धीरे करके खत्म कर रहा है। उनका ये कहना है कि भाई हमने 1300
इस तरीके के जो साइट्स हैं जहां हमको पता था कि ये मिलिटेंट्स छुपे बैठे हैं, उन पे अटैक किया था इन सदर्न एंड ईस्टर्न लेबनान 24 घंटों के अंदर, इंक्लूडिंग अ टारगेटेड स्ट्राइक इन बीरूट। ठीक है, सोर्स क्लोज टू हिजबुल्लाह सेड द स्ट्राइक इन लेबनीज कैपिटल ऑफ टारगेटेड अली कारके द ग्रुप्स थर्ड इन कमांड। तो बेसिकली ये जो पूरा स्ट्राइक किया गया था ये हिजबुल्लाह ग्रुप का थर्ड इन कमांड जो है, मतलब होता है ना मेन लीडर, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, थर्ड इन कमांड जो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको टारगेट करके, उसको टारगेट करके मारने के लिए ये टारगेटेड एयर स्ट्राइक बाकायदा किया गया था। इसी के साथ साथ जो इजराइल के मिलिट्री एडमिरल है डैनियल हगारी, उन्होंने वार्निंग दी है, बेसिकली उन्होंने लोगों को ये बोला है, लेबनान के लोगों को, कि भाई कोई भी जो टारगेटेड साइट्स हैं जहां ये हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स छुप कर बैठे, उनको अवॉइड करें, वरना वी डू नॉट टेक गारंटी, यू आर प्री वार्न्ड। तो पोटेंशियल टारगेट्स लिंक्ड टू हिजबुल्लाह, वहां से गो ऑन फॉर द न्यूज, वहां पे और भी एयर स्ट्राइक्स हो सकते हैं, तो उस जगह से दूर रहे। ऐसा सिविलियंस को, कहां के, लेबनान के सिविलियंस को किन्होंने बोला है, इजराइल की गवर्नमेंट ने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर स्ट्राइक जो पूरा का पूरा हुआ था लेबनान में, बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। ये कहां पे हुआ है, इजराइल और लेबनान जो बॉर्डर शेयर करता है ना, उस बॉर्डर के पास वाली जगहों पर ही, तो मोस्टली सदर्न और ईस्टर्न लेबनान में हुआ है। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, अगेन दोज ऑफ यू जिन्होंने अभी अभी हमको ज्वाइन किया है, आपको मैं बता दूं हम किस तरीके से पढ़ते हैं। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट खबर है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अगेन पॉलिटिकल न्यूज, कंट्रोवर्शियल न्यूज, इस टाइप की चीजों पे जनरली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, दे स्टीयर क्लियर ऑफ सच क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत सारा न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल न्यूज होती है, वी स्किप दैट जनरली, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूज नहीं आता। अच्छा मैम, नया कोई चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, नए कोई गवर्नर, नए कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स हाल ही में बहुत सारे अपॉइंट हुए हैं, उनसे रिलेटेड, दैट इज नॉट पॉलिटिकल न्यूज, वो कंट्रोवर्सी नहीं है, वो फैक्ट्स है। तो जनरली आप कोई भी एग्जाम देखो जहां जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वहां हमेशा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। कंट्रोवर्सी और ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस दे जनरली स्टीयर क्लियर ऑफ। तो पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो भी होता है ना, आप देखोगे आपको नहीं देखने को मिलेंगे पेपर्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आरजी कर केस, जो कोलकाता का रेप केस हुआ था, उसमें तृणमूल एमएलए निर्मल घोष, उनसे बातचीत की, सीबीआई ने पूछताछ की। आपके नॉलेज के लिए, नॉलेज एनहांस करने के लिए दिस कुड बी इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप 2-3 सेशंस इसके अटेंड करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर किस टाइप की चीजें या किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो हम जनरली डिवाइड करते हैं व्हाइट, ग्रे और ब्लैक एरिया। व्हाइट एरिया वाले टॉपिक्स वो होते हैं जिसमें मान लो अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं 100% वहां से क्वेश्चन देती। ग्रे एरिया मतलब हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं क्वेश्चन दे भी दूं, हो सकता है ना भी दूं, 50-50। ब्लैक एरिया मतलब उस जगह झांकने की भी जरूरत नहीं है, दैट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे अभी अभी मैंने न्यूज जो बताई दैट वाज ब्लैक एरिया। ठीक है, अच्छा नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अब देखिए यहाँ पे जैसे अमित शाह के बारे में बोला जा रहा है, शाह रेक्स अप एंटी सिख राइट्स टू टारगेट कांग्रेस इन, अब ये पॉलिटिकल वॉरफेयर चल रहा है, पार्टीज एक दूसरे को टारगेट करके, हर दिन की न्यूज है, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। ब्लैक एरिया क्या आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको समझना है भैया इंडिया की पॉलिटी कैसे फंक्शन करती है, पॉलिटिक्स कैसे चलती है, वो समझने के लिए, नॉलेज पर्पसेस के लिए एनहांस होगा डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक एरिया। ठीक है, अब जैसे आउट ऑफ 873 कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग, जो भी जम्मू कश्मीर पोल्स जो अभी हो रहे हैं वहां कंटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 43 आर वुमेन। ऐसा रिपोर्ट निकल गया है कि बहुत ही कम परसेंटेज विमेन की है। ठीक है, अगेन क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने परसेंटेज विमेन है। नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर स्टेट की न्यूज। हम जब पढ़ रहे होते हैं तो पूरा नेशनल, पूरे इंटरनेशनल अफेयर सब कुछ पूछा जाता है। तो आप मान लो अगर आपको एग्जाम में 35 क्वेश्चंस आने वाले, मान लो 35 क्वेश्चंस आने वाले, 35 क्वेश्चन में एक स्टेट की, एक महीने की, एक दिन की एक न्यूज, कितना हाई चांस होगा उसका आने का? ऑलमोस्ट ना के बराबर। अगेन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपका ये जो सेशन होता है ये काफी टारगेटेड स्टडी का सेशन होता है, आपको हम सिर्फ वही कवर करते हुए चलते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, राहुल टारगेट्स मोदीज पॉलिसी ऑन जम्मू एंड कश्मीर, सेज आउटसाइडर्स आर रूलिंग द यूनियन टेरिटरी। अब अगेन आपको पॉलिटिकल सिनेरियो समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा भैया कांग्रेस और बीजेपी के बीच में किस तरीके की फ्यूड चलती है, आपको ये सब समझ में आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़ के आपका नॉलेज भी इनहैंस होगा। क्या आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि भाई राहुल गांधी ने किस तरीके से टारगेट करके क्या बोला, कंट्रोवर्सी क्या हुई? नेवर नेवर एवर, ठीक है। पिछला जैसे अपन ने टॉपिक पढ़ा उससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेबनान में कौन सा मिलिटेंट ग्रुप है जो पाया जाता है, बेसिकली कौन सा प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप है, तो अपने को पता चल गया हिजबुल्लाह। वैसे ही गाजा में कौन सा मिलिटेंट ग्रुप था, बेसिकली गाजा वालों के साथ थोड़ी ना वॉर था, इजराइल का वॉर तो मिलिटेंट ग्रुप के साथ था जो गाजा में बेस्ड आउट ऑफ थे, उनका नाम क्या है? हमास, ठीक है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, कंट्रोवर्सी बेस्ड, एम्बिगुअस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें ओपिनियन आंसर हो उसका, वो सब नहीं पूछा जाता आपको एग्जाम में। अच्छा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, डिफेंस में अपन ने इसके बारे में पढ़ा भी था। रोबोटिक म्यूल्स जॉइन आर्मी, ड्रोन्स हाई एल्टीट्यूड टेंट्स अंडर इवैल्यूएशन। यहां पर आर्मी ने प्रोक्योर किए हैं और शामिल किए हैं 100 रोबोटिक म्यूल्स, ये जो दिख रहे हैं ना रोबोटिक म्यूल, in forward areas, while logistic drones are undergoing trials which will significantly streamline support and movement to forward areas, ठीक है। तो ये म्यूल्स का जब आगे जाके नाम डिस्क्लोज किया जाएगा कि भाई इनका नाम क्या है, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि इन म्यूल का जिनको हाल ही में आर्मी में डिप्लॉय किया गया है इनका नाम क्या है, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर एक दिन का पढ़ते हो ना, तो एक दिन का आपको शायद विल नॉट मेक सेंस, बट जब आप पूरे हफ्ते, पूरे 10 दिन 20 दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो धीरे धीरे करके चीजों से रिलेटेड स्टोरी फॉर्म होती है। जैसे अभी ये जो म्यूल इन्वॉल्व किए, इंक्लूड किए आर्मी में, कुछ दिन बाद के न्यूज़पेपर में इसका नाम आएगा कि इनका नाम क्या रखा गया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज दैट इज फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, आप देखो एक छोटू सा न्यूज दिया हुआ है लेकिन अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है, इंडिया की ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर्स में क्या है? लापता लेडीज, वेरी फेमस मूवी डायरेक्टेड बाय किरण राव, द एक्स वाइफ ऑफ आमिर खान। तो इसमें आपसे डायरेक्टर पूछा जा सकता है। आप सोच लोगे कि अरे मेरे को तो याद हो गया कि ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री इंडिया की लापता लेडीज, मुझसे आप क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन वो पूछ लेंगे कि लापता लेडीज की डायरेक्टर कौन थी, वहां गोल 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 होते बैठ जाओगे, बफर करते बैठ जाओगे, ठीक है। तो कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इर्द गिर्द पूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी हमको पता होनी चाहिए। लापता लेडीज, अ सटायरिकल टेक ऑन जेंडर डायनेमिक्स एंड पेट्रियार्की इन रूरल इंडिया, ये सब कुछ गुड इंफॉर्मेशन, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्टेड बाय किरण राव, इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। द हिंदी फिल्म अबाउट टू ब्राइड्स गेटिंग स्वैप्ड, हो सकता है आपको क्वेश्चन में दे दे कि एक हिंदी फिल्म जो थी अबाउट टू गर्ल्स गेटिंग स्वैप्ड, मतलब एक्सचेंज हो गई थी शादी के बाद, ट्रेन में दोनों अलग अलग जगह पहुंच गई थी। तो बेसिकली गांव खेड़े में किस तरीके से बहू या दुल्हन को घूंघट यहां तक दिलवा के रखते हैं कि उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं बचती, सोचो किसी और की बीवी घर पे ले आया, इस तरीके से, मतलब एक फनी या कॉमेडिक वे में उसको प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये ऑफिशियल एंट्री है, इंक्लूडिंग एक और जगह द कांस विनर ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ठीक है। तो फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 29 फिल्म्स इंक्लूडिंग, हाँ, तो 29 फिल्म्स की लिस्ट थी जिसमें से ऑल वी इमेजिन इज लाइट एक थी और दूसरी ये वाली मूवी थी, इसमें से शॉर्ट लिस्ट करके फाइनली जो एंट्री गई है वो गई है लापता लेडीज, ठीक है। 13 मेंबर सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय असमीज डायरेक्टर, ये पूछा जा सकता है कि भैया जो सिलेक्शन कमेटी थी जिन्होंने फाइनली सिलेक्ट करके ऑस्कर में मूवी हमारी भेजी है वो कौन सी थी, उसको हेड किसने किया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोड्यूस किसने की थी? आमिर खान ने प्रोड्यूस की थी, ठीक है। तो इतने बड़े, आप इमेजिन करो, इतने पूरे पेज में, पूरे के पूरे इतने पेज में एक छोटी सी कोने वाली न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, नेक्स्ट न्यूज
ये सारे जैसे ओपिनियन वाली चीज है, ये ओपिनियन पढ़ोगे नॉलेज एनहांस होगा, एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चों का ये भी सवाल होता है कि मैम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अफेयर्स से क्या न्यूज आएगी, कितनी आएगी। तो देखो, आप क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अफेयर्स से जो आपको मोस्टली न्यूज आती है वो काफी सटीक और स्पेसिफिक होती है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आती कि भाई किसका मर्जर हो गया, किसका एक्विजिशन हो गया, डिटेल में नहीं आएगा। जो मोस्ट फेमस है, जैसे टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को एक्वायर किया, विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर हुआ, ये पूरी दुनिया में सबको ही पता होगा, जिसको जरा सा भी जीके का नॉलेज है उसको सबको पता होगा, ये आ सकता है। बट कोई दो रैंडम कंपनीज का मर्जर हुआ है, कोई दो रैंडम कंपनीज का एक्विजिशन हुआ है, उससे रिलेटेड न्यूज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, आप बैंकिंग का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो ना, तो उस लेवल का नॉलेज will not be expected from you। तो बैंकिंग फाइनेंशियल में स्पेसिफिक तरीकों के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कहीं से इन्वेस्टमेंट आया, कहीं से फंड्स आए हैं, स्पेसिफिकली जीडीपी प्रेडिक्शन कि आरबीआई ने, क्रिसिल ने, गोल्डमैन सैक्स, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंडिया का जीडीपी प्रिडिक्ट करती है, आगे आने वाले टाइम में इंडिया का जीडीपी कितना पहुंचने वाला है। इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो वो बैंकिंग फाइनेंशियल से एक फिक्स्ड क्वेश्चन हो गया। तो जहां भी आप जीडीपी प्रेडिक्शन पढ़ें उसको एक जगह टेबल में बना के लिख लें, ताकि आखिरी में लॉ एंट्रेंस के एग्जाम के पहले आपका एक जगह 1 या 2 पेजेस में सारे के सारे टेबल फॉर्म में रिवाइज करने के लिए आपके पास रहेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया है सैंक्शन टू प्रोब चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे क्या हुआ है, इन अ मेजर सेटबैक, अगेन पॉलिटिकल न्यूज, नॉट इंपॉर्टेंट बट नॉलेज होना चाहिए इसका। इन अ मेजर सेटबैक टू चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, कर्नाटका के हाईकोर्ट ने ट्यूसडे को अपहोल्ड कर दिया, बेसिकली परमिशन के लिए कोर्ट में अर्जी डाली गई थी कि क्या ये परमिशन हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोर्ट ने बोला मिलेगी। किस चीज की परमिशन? ग्रांटेड बाय द गवर्नर टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। किस चीज पे एलिगेशन है उनके ऊपर? ऑफ इलीगैलिटीज इन द अलॉटमेंट ऑफ 14 साइट्स वर्थ 56 करोड़ टू हिज वाइफ पार्वती बाय द मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, गवर्नर ने बोला था कि इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की जाए। 14 साइट्स जो 56 करोड़ की थी वो कायदे से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अलॉट होनी चाहिए थी, बट इन्होंने पूरी की पूरी उठा के अपनी वाइफ के नाम कर दी, बेसिकली घर में अपने ही नाम कर ली, और ये इसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी है, ऐसा गवर्नर ने बोला। ठीक है, तो कोर्ट में लेकर गए इस पूरे के पूरे किस्से को कि भाई ऐसे कैसे गवर्नर ने ये परमिशन दे दी, चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आप कैसे कर लोगे कार्रवाई। कोर्ट ने बोला कर सकते हैं और करेंगे। ठीक है। ऑल्सो कोर्ट ने और क्या बोला? कोर्ट गेव द ग्रीन सिग्नल फॉर ऑर्डरिंग अ प्रोब बाय वेकेटिंग इट्स interim order granted on August 19, directing a special court in Bangalore to defer the decision on the complaint against Siddaramaiah। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगा? अच्छा, ये एक जो इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन से रिलेटेड, ऑन गवर्नर्स पावर, बेसिकली गवर्नर की जो पावर होती है उस पर कोर्ट ने ये बोला दैट द गवर्नर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस had to act on the aid and advice of council of ministers। अच्छा, गवर्नर जब भी नॉर्मल जब सर्कमस्टांसेस चल रहे होते हैं तो गवर्नर जो भी एक्शन लेते हैं वो बाकायदा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं, तब जाके गवर्नमेंट एक्शन ले सकते हैं। दिस इज अंडर आर्टिकल 163, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बट इन केस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जैसे इस केस में इतने बड़े लेवल का अगर फ्रॉड हुआ है तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो गए, नॉर्मल तो चीजें नहीं चल रही ना, एक्सेप्शनल हो गया यहाँ पे। तो इस केस में गवर्नर इंडिपेंडेंट डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर ने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिया था कि इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला हाँ ये कर सकते हैं। अब देयर इज अ वेरी हाई चांस ये चीज आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वहां फाइनली सुनवाई होने वाली है। जेलेंस्की मीट्स मोदी इन यूएस एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड फॉर एफर्ट्स टुवर्ड्स पीस। तो ये जेलेंस्की कौन है भैया? यूक्रेन के प्रेसिडेंट, बिल्कुल तंग आ चुके हैं। अब वो ये जो ऑनगोइंग वॉर है, 2 साल ऑलमोस्ट हो चुका है, 2 साल से ज्यादा ही हो चुका है, ऑन वॉर विद रशिया, यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा है,
तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूएस में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले और उनका ये कहना था कि वी आर रियली थैंकफुल कि भाई इंडिया ने जो भी पीस के टुवर्ड्स रशिया को कन्विंस करने के लिए और जो भी शांति बरकरार या शांति वापस लाने के लिए एफर्ट्स किए, वी आर वेरी थैंकफुल। यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। हाल ही में जो हमने रशिया से ऑयल परचेज किया है, इसके ऊपर नो डिस्कशन, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता। मिस्टर मिस्री सेड दैट एज ही ब्रीफ जर्नलिस्ट ऑन मंडे रेफरिंग टू इंडियाज परचेज ऑफ ऑयल, जेलेंस्की का ये कहना था, इंडियन जर्नलिस्ट, that if Indians change their attitude towards Russia, the war would end। उनका ये कहना था कि यार आप देखो इंटरनेशनल लेवल पे आप किस तरीके से पनिश कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री को कैसे पनिश कर सकते हो। आप उनके लीडर को जेल में नहीं डाल सकते, लोगों को जेल में नहीं डाल सकते, कंट्री को जेल में नहीं डाल सकते। आप कैसे पनिश करते हो? इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के, मतलब उनके साथ ट्रेड करना बंद कर दो। कंट्री के लेवल पे सबसे बड़ा झटका जो लग सकता है ना, वो पॉकेट पे लग सकता है, तो वही करते हैं जनरली। ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना मतलब उनके साथ ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ करना बंद कर दो। तो यही जेलेंस्की ने पहले भी बोला था कि अगर इंडिया अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स रशिया चेंज कर ले तो रशिया बहुत ज्यादा दबाव में आ जाएगा। इंडिया बहुत बड़े लेवल पे डिफेंस से रिलेटेड चीजें और ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, बहुत ज्यादा पैसे देते हैं अपन उनको, उन्हीं पैसों से वो इक्विपमेंट्स, डिफेंस की चीजें, गन, गोली बारूद, ये सब खरीदते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उनका ये कहना था इंडिया ने अगर एटीट्यूड अपना बदल लिया रशिया की तरफ तो रशिया लाइन पर आ जाएगा। ये पहले बोला था, इस बार ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहां पे मोस्टली आप देखोगे सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज ही है, सो नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म डॉक्यूमेंट जो आया है, यहाँ पे सब वर्ल्ड लीडर्स मिले हैं, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है भैया कहाँ मिले हैं? न्यूयॉर्क। यूएन से रिलेटेड कोई भी चीज गेस करनी हो ना बहुत इजी होती है। यूएन के 5 ऑर्गन्स होते हैं, 5 में से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के बाकी चारों ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होते हैं। ठीक है, वेरी इजी टू गेस। ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ मैं, यूएन के अंडर जो प्रोग्राम्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन आ रही है उनकी नहीं, यूएन के ऑर्गन्स जो 5 मेन होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, इकोसॉक, आईसीजे, ये सब अपन ने पढ़े थे ना। ये आईसीजे द हेग में है, सिर्फ उसका हेडक्वार्टर, बाकी सबके न्यूयॉर्क में। ठीक है, इंडिया सेड दैट a UN submit document for the first time containing a detailed paragraph on security council reform कि सिक्योरिटी काउंसिल को भैया चेंज करने की जरूरत है। दिस इज अ गुड बिगिनिंग एंड न्यू दिल्ली लुक्स फॉरवर्ड। अब देखो न्यू दिल्ली बोल रहा है मतलब शहर नहीं, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया की गवर्नमेंट। लुक्स फॉरवर्ड इवेंचुअली टू द बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस इन अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम टू रिफॉर्म द 15 नेशन बॉडी। 15 नेशन बॉडी किसको बोला जा रहा है? यूएन। 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 रोटेटिंग मेंबर्स होते हैं उसमें। वर्ल्ड लीडर्स ऑन September 22 अडॉप्टेड बाय कंसेंसस। क्या अडॉप्ट किया है? पैक्ट ऑफ द फ्यूचर। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या प्रॉमिस करता है पैक्ट ऑफ द फ्यूचर? प्रॉमिसिंग टू रिफॉर्म द सिक्योरिटी काउंसिल, रिकॉग्नाइजिंग अर्जेंट नीड टू मेक इट मोर रिप्रेजेंटेटिव, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, इफेक्टिव, डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल। सिक्योरिटी काउंसिल मोस्टली डिसीजंस लेती है सारे के सारे, एक्सक्यूज मी, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में मान लो एक बॉडी मिलके, एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके सबका डिसीजन लेते हैं, लेकिन वहां पर हर कम्युनिटी, हर कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग ही नहीं है, तो कैसे आप पूरी दुनिया के लेवल पर डिसीजन ले रहे हो? तो अब बात ये हुई है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म किया जाएगा, चेंजेस किए जाएंगे और उसको और ज्यादा एफिशिएंट, इंक्लूसिव बनाया जाएगा, मोर रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक बनाया जाएगा। मतलब प्रॉपर जो डिसीजंस लिए जाएंगे वोटिंग के थ्रू, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू लिए जाएंगे। तो दिस इज अ गुड बिगिनिंग, ऐसा इंडिया का कहना था। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। आर्मी के पास अपाचे हेलीकॉप्टर्स आने वाले हैं, तो ये कहां से आ रहे हैं भैया? आफ्टर अ डिले ऑफ मोर देन 6 महीना, आर्मी सेट टू रिसीव द फर्स्ट बैच ऑफ 3AH-64E
अपाचे एट अटैक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम बोइंग। तो बोइंग दे रही है भैया, ये बोइंग कहाँ की कंपनी है? बोइंग इज अ अमेरिकन कंपनी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन हमको दे रहा है। नेक्स्ट, while the Apaches are for the deserts, the army is set to deploy indigenous light combat LCH। इंडिजिनियस मतलब हम खुद से बनाने वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL। इंडिया में अगर आप बात करो हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो ये HAL ही करती है। आंख बंद करके मार्क कर देना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये इंडिया की PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बोले तो इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक्स गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी। तो एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू खुद ही बना रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूज है कंसिडर्स पिटिशन, मतलब अभी सोच रहे हैं कि पिटिशन ले ना ले लेते हैं, बात सुन लेते हैं, ऑल दैट। इंपॉर्टेंट अपने लिए कब होगा ये? जब पिटिशन सुन के उसके ऊपर डिसीजन आएगा, ठीक है, तब पढ़ेंगे अपन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सीधा अपन आते हैं अब स्पोर्ट्स के ऊपर। देखो, पिछले न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था कि लेबनान में अटैक कर रहा है, कौन कर रहा है? इजराइल। फाइनली टॉप हिजबुल्लाह कमांडर हैज बीन किल्ड, और जो 356 लोग मरे थे, अब 560 लोग मर चुके हैं, बट दैट पर्सन हैज आल्सो बीन किल्ड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों मुझे आज की स्पोर्ट्स न्यूज डिस्कस करनी थी? विनिंग गोल्ड एट ओलंपियाड वाज वन ऑफ माय गोल्स दिस ईयर। गुकेश, ठीक है। यहाँ पे GD गुकेश was the Lodester in the chess Olympiad along with Arjun Erigesi for the Indian men's team. The two playing on board 1 and 3 respectively in Budapest में हुआ था ये। पहला MCQ कौन जीता वो हम देख चुके हैं। दूसरा MCQ किस जगह पर हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, बुडापेस्ट। won the individual gold medals while guiding the team to a historic first place finish. This is very 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 important, ठीक है। वेरी वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। इतना बड़ा स्टार लगाना ना यहाँ पे, इतना बड़ा स्टार कि चेस ओलंपियाड इस बार कहाँ पर हुआ था और कौन जीता है और फाइनल पोजीशन और कौन दो थे जो गोल्ड मेडल जीते हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। या सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वाले जो न्यूज़पेपर है वो हम ट्यूसडे के सेशन में अपने डिस्कस करने वाले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज। कुछ टाइम से these sessions have become a little irregular, कुछ I got a little preoccupied with something, but now these sessions are going to be regular। अगर आप मार्च या मई में एग्जाम देने वाले हैं तो ये सेशंस आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। करंट अफेयर्स ऐसी चीज नहीं है जो आप एक दिन या 2 दिन या 3 दिन या एक हफ्ते में बैठ के रट सकते हो पूरा, बिल्कुल भी नहीं, वो आपको ओवरवेल्म कर जाएगा। करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जो जैसे खाने के साथ मीठा अच्छा लगता है ना, मीठा थोड़ा थोड़ा खाते रहे तो अच्छा रहता है, टेस्टी लगता है। लेकिन अगर तुमको गुलाब जामुन भर के दे दे बिल्कुल एक बड़े से तसले में और बोले कि बेटा ठूस लो, एक साथ 1 किलो गुलाब जामुन खा लो, तो रोज एक एक गुलाब जामुन अच्छा लग रहा था, एक साथ गुलाब जामुन में उल्टी हो जाएगी। करंट अफेयर्स वैसा ही गुलाब जामुन है, एक साथ अगर खाने का ट्राई करोगे तो उल्टी हो जाएगी। थोड़ा 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 करके रोज खाओगे तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और प्यार से एकदम बिना डायबिटीज के एग्जाम भी निकाल लेंगे, ठीक है। सो दीज सेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन बाई वीकली सेशंस होते हैं ट्यूसडे और फ्राइडे को। ट्यूसडे को हम डिस्कस करते हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ, और फ्राइडे को हम डिस्कस करते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ। अब से these sessions are going to be continuous, so please 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 stay tuned and attend these sessions regularly. Okay, I'll see you guys again very very soon on
the upcoming Tuesday. Thank you all for joining me in today's session. This is Vishishta signing off. Bye bye.